नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य सुचारू रूप से चल रहा होगा और कहीं से कोई समस्या या कोई परेशानी आपको नहीं आ रही होगी। एनसीईआरटी आधार बैच प्रारंभ हो चुका है। टारगेट ऑन संस्थान का एक नई मुहिम, निश्चित रूप से जब एक विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना प्रारंभ करता है और जब वो अपने सपनों को लेकर के अपने गांव से, अपने जिले से, जब वो बड़े शहरों में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर किसी अन्य शहर में जब तैयारी करना प्रारंभ करता है तो उसको निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आता है जो उसको सजेस्ट करता है कि अपनी तैयारी को यदि तुमको प्रारंभ करना है तो सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ो। चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी में संलग्न क्यों ना हो, निश्चित रूप से उसके सीनियर उसको सजेस्ट करते हैं कि अनिवार्य रूप से एनसीईआरटी को पढ़ो अच्छे ढंग से। लेकिन सीनियर की इस बातों को स्किप करके जो विद्यार्थी होता है वो तैयारी करना प्रारंभ करता है, निश्चित रूप से उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। एनसीईआरटी जो होता है, हम क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, किनको पढ़ना चाहिए, इन तमाम सवालों पर अभी हम बारी बारी से जवाब देंगे। सबसे पहले एक बेसिक जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूं कि ये जो आधार बैच है एनसीईआरटी का, इसमें न केवल विज्ञान विषय के बल्कि सभी विषयों को समाहित किया गया है। यहां पर लिखा गया है सभी विषय, तो सभी विषयों को समाहित करके आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि एक कंप्लीट तैयारी आप कर पाएं, अपने आधार स्तंभ को, अपनी नींव को आप मजबूत कर सकें। एक आधार जितना बेहतर रहेगा, विश्वास मान के चलिएगा, उतनी ही बेहतरीन तरीके से मजबूत इमारत का आप निर्माण कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे लोगों के मन में कई ढेर सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे एक एक करके सारे के सारे सवालों पे चर्चा कर पा रहा हूं। जहां तक मैं अगर आपके मस्तिष्क में झांक कर देखने का प्रयास करूं तो आपके मन में दो तीन सवाल इस एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले आ रहे होंगे, जिनमें से एक यह है कि किसको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी, कैसे पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी, या फिर क्यों पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी। तो पहले एक एक करके बारी बारी से हम सारे के सारे सवालों को हम उत्तर देते हैं कि किसको पढ़ना चाहिए। यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रारंभ कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार की स्टेट पीएससी, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जूनियर लेवल का हो या फिर प्राइमरी लेवल का हो, एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, एलटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर इस समय बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हो, या रेलवे या किसी भी प्रकार की एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, उन सारे की सारी परीक्षाओं में एनसीईआरटी बहुत मस्ट है, याद रख लेना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस समय आयोग का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। सीधे सीधे तौर पर सवाल एनसीईआरटी से उठा करके आपके प्रश्न पत्रों में रख दिया जाता है। इस वजह से एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी। मैं आपको बता देता हूं एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि अंडरएस्टिमेट नहीं करना है। आमतौर पे जब मैं एनसीईआरटी को प्रारंभ करने चल रहा हूं तो मैं कक्षा 6 से कक्षा 12 तक लेकर चलूंगा। तो जब मैं कक्षा 6 या क्लास 6 की एनसीईआरटी को पढ़ना या पढ़ाना प्रारंभ करूंगा तो बहुत ढेर सारे लोग सोचेंगे, अरे सर ये तो हमको पहले से ही पता है, समय हमारा व्यर्थ जा रहा है। विश्वास मानकर चलिएगा, इसी दूध को जब अच्छे तरीके से हम मथेंगे तो मक्खन निकल करके आएगा। ये वही मक्खन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो अंडरएस्टिमेट मत करिएगा, कतई भी ये सोचने का प्रयास मत करिएगा कि कक्षा 6 हम क्यों पढ़ें, क्योंकि ए से लेकर के जेड तक जो आप प्रारंभिक तैयारी प्रारंभ करते हैं तो आप एबीसीडी प्रारंभ करते हैं, लेकिन पूरा जीवन जितने भी इंग्लिश के वर्ड आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि उसी ए से लेकर के जेड तक के शब्दों से वो बने होते हैं। इस वजह से बेस जितना बेहतर क्लियर होगा उतना ही बेहतर तरीके से आप एनसीईआरटी को
पढ़ सकते हैं और या उसके साथ में न्याय कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बता देता हूं कि मैं जितना भी पॉइंट्स में पढ़ाऊंगा, जितने भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उसके की पॉइंट्स को मैं आपके समक्ष रखता चलूंगा। और जब आप की पॉइंट्स लिखना प्रारंभ करेंगे तो पूरा का पूरा 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी को जब मैं कंप्लीट कराऊंगा तो लगभग 20 से लेकर के 25 पेज तक एक की पॉइंट्स का पीडीएफ या नोट्स जो है आपको उपलब्ध हो जाएगा। या आप खुद लिखना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से 20 से 25 पेज का ही वो बनेगा और ये 20 से 25 पूरा का पूरा आपके एनसीईआरटी को कवर कर देगा। यहां पर एक बात और मैं जरूर आपको बता देना चाहता हूं कि हम यात्रा करने चल रहे हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके लिए मैं बता दे रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि शून्य से लेकर के शिखर तक तैयारी करनी है, जिनकी कुछ भी एबीसीडी तैयार न हो जीएस के खंड में, निश्चित रूप से वो इस एनसीईआरटी बैच से वो जुड़े। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। बहुत ढेर सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं आरओ एआरओ के आंदोलन को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों से ये बता देना चाहता हूं कि मॉर्निंग में हम लोग पूरी तरीके से फुल प्रूफ तैयारी कर चुके थे, लेकिन जैसे ही हम क्रियान्वयन करना प्रारंभ किए तुरंत जो है रवि सर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इस वजह से वो इस समय आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन याद रख लीजिएगा, जैसे ही थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन मिलता है वो तुरंत जो है आपके समक्ष जो है आ जाएंगे, चाहे सशरीर या फिर डिजिटल माध्यम से। आइए अब ध्यान से मेरी बात को सुनने का प्रयास करिएगा। कक्षा 6 से आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस यात्रा को। अब बिल्कुल कमेंट्स को बंद कर दीजिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 6th से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं और इस यात्रा को मैं लेके चलूंगा 12th तक, है ना। कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक कैसे हम पढ़ेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें किस किस चैप्टर को आप पढ़ने वाले हैं, चैप्टर को पहले ध्यान देख लीजिएगा। भोजन यह कहां से आता है, भोजन के घटक, ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 3 में है तंतु से वस्तु तक, वस्तुओं को समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, पौधों को जानिए, शरीर में गति, सजीव व उनका परिवेश, है ना। इसके पश्चात अगर मैं बात करूंगा क्लास 6 में तो ऑप्टिक्स, यानी कि जिसको आप प्रकाश में पढ़ते हैं, तो प्रकाश, परावर्तन, विद्युत और चुंबक, जल, हमारे चारों ओर का वायु, कचरा संग्रहण व निपटान, इतने चैप्टर हैं। इन सारे के सारे चैप्टर को याद रखना मैं क्लास 1, 2, 3, इसके पश्चात क्लास 4, क्लास 5, यानी कि 5 क्लास में पूरा का पूरा 6th का जो एनसीईआरटी है वो मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब मैं 6th का कंप्लीट करा लूंगा तो फिर 7th पे आऊंगा, फिर 8th पे आऊंगा, बारी बारी से करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करना प्रारंभ करूं तो पहले चैप्टर से मैं इस यात्रा को प्रारंभ कर रहा हूं। सबसे पहले सभी लोग एक बार थम्स अप करके हमको सूचित कर दीजिए, यस सर, इस यात्रा में सहभागिता के लिए हम उत्सुक हैं, हम ऊर्जावान हैं, हम निश्चित रूप से एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं। एक बार जरा सभी लोग थम्स अप करके हमको सूचित कर दें, ठीक है। कब तक समय लगेगा? अगर मैं पूरे साइंस को कवर करने की कोशिश करूं तो लगभग 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर जो है पूरा 6 से लेकर के 12 तक के हम एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान से मेरी बातों को सुनने और समझने का प्रयास करिएगा। पहला चैप्टर हम प्रारंभ करने चल रहे हैं। पहला चैप्टर है भोजन। भोजन यह कहां से आता है, पहले चैप्टर को मैं प्रारंभ करने चल रहा हूं। यह भोजन कहां से आता है, एक बात सभी लोग हमको यह बता दीजिए, विजिबिलिटी क्लियर है कि नहीं। एक बार सभी लोग जरा कमेंट्स करके हमको यह बता दें, यह दिख रहा है आपको कि नहीं। मैंने जानबूझ करके पूरा का पूरा एनसीईआरटी किताब को ही यहां पर रखने का प्रयास किया है ताकि आपके लिए मैं एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकूं, आपको ये एनसीईआरटी बोझिल न लगे, उसको उसी के अनुरूप पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप हमको ये बता दीजिए, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि इसकी विजिबिलिटी क्लियर है। मैं प्रारंभ करूं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अच्छा, दिखाई दे रहा है, सब क्लियर है, ठीक है। तो मैं पीडीएफ पे आ जाता हूं। ठीक है, मैं प्रयास करता हूं कि विजिबिलिटी आपकी क्लियर रहे। मैं देखने का प्रयास करता हूं ये विजिबिलिटी आपकी क्लियर है। देखिए पहला चैप्टर है भोजन, ये कहां से आता है। भोजन यह कहां से आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी आप जो है
क्लास की जो क्वालिटी है उसको आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। हो सकता है आपको अच्छे तरीके से दिखना प्रारंभ हो जाए। अच्छा, अगर नहीं अगर अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है तो मैं सीधे सीधे आ रहा हूं पीडीएफ पे। अब हमें लगता है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब हमें लगता है अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो रहा है। एक बार फिर से कमेंट्स करके हमको बताइए, अब क्लियर है? अब क्लियर है? बताने का प्रयास करें। अब क्लियर होगा हमें लगता है। चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनना। पहला जो चैप्टर हमारा है वह है भोजन कहां से आता है। इस पहले चैप्टर को अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत कम ऐसा मैटर है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसी बातें समाहित कही गई हैं या की गई हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से पहले नंबर पे आपको ये याद रखना है, सबसे पहले नंबर पे आपको ये याद रखना है कि ये जो हम भोजन करते हैं, ठीक है, हम जो भोजन करते हैं वो भोजन हमें दो चीजों से प्राप्त होता है। ध्यान से अब एक एक करके सारी बातों को हमें समझना है। अब ध्यान से समझिएगा, भोजन हमें जो होता है दो चीजों से प्राप्त होता है, या तो फूड, या तो भोजन, या तो फूड हमें प्लांट से प्राप्त होता है, प्लांट से प्राप्त होता है, या तो फूड हमें एनिमल से प्राप्त होता है, यानी कि जंतु से हमें प्राप्त होता है। इन्हीं हाँ जी, अब ध्यान से मेरी बात को सुनने का, समझने का प्रयास करिएगा। भोजन हमें दो चीजों से प्राप्त होता है, या तो प्लांट से प्राप्त होता है या तो एनिमल से प्राप्त होता है, या हमें जंतुओं से प्राप्त होता है या तो हमें वनस्पतियों से प्राप्त होता है। ये पहला चैप्टर हमारा कह रहा है, और इस पहले चैप्टर के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि ये जो प्लांट होता है जिससे हम भोजन को ग्रहण करते हैं, इसके विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। बहुत ढेर सारे ऐसे अंग अगर मैं देखने का प्रयास करूं या बताने का प्रयास करूं तो आप देखेंगे कि प्लांट का कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो रूट कहलाता है। पत्ती, तना, पुष्प या कली अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ पौधों के आप तना उपयोग में लाते हैं भोजन के रूप में, कुछ पौधों की जड़ें आप भोजन के रूप में खाते हैं, कुछ पौधों की आप पत्तियां भोजन के रूप में खाते हैं। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आप जिन भोजन को ग्रहण कर रहे हैं उनके किस भाग को आप भोजन के रूप में ला रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो गाजर होता है, ठीक है, गाजर, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा गाजर, गाजर का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं। अगर मैं बात करूं मूली, तो मूली का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं। आपने पढ़ लिया है कि गाजर और मूली जो होते हैं वो एक प्रकार के जड़ के अंतर्गत आते हैं, एक प्रकार के रूट के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर जब आप बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि हम आलू भी खाते हैं, ठीक है। आलू एक प्रकार का ऐसा भोज्य पदार्थ है जो कि स्टेम के अंतर्गत आता है, तना के अंतर्गत आता है। तो ये पहला चैप्टर ये कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थों को हम खा रहे हैं, याद रख लीजिएगा ये सारे के सारे भोज्य पदार्थ हमको पौधों के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त होते हैं। कुछ हमको जड़ से प्राप्त होते हैं, कुछ हमको तने से प्राप्त होते हैं, कुछ हमको पत्तियों से प्राप्त होते हैं और कुछ हमको पुष्प से प्राप्त होते हैं, याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर आता है, जो हमको सबसे महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना है, जहां से सवाल खूब पूछे जाते हैं, वहां पे मैं बारी बारी से बात करता हूं। जो दूसरा चैप्टर है, ठीक है, पहले चैप्टर में बस इतना ही था जो आपके काम के लायक था। मैं सारे के सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर नहीं करूंगा, मैं सारे के सारे पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए या एक एक शब्द को लिखते नहीं चलूंगा या पढ़ाते नहीं चलूंगा जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ना हो। इस वजह से ध्यान रखिएगा, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा उसी पर मैं डिस्कशन करता चलूंगा। दूसरा चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो है भोजन के घटक। भोजन के घटक का मतलब है कि जब भी हम भोजन खाते हैं तो भोजन के अंतर्गत या तो हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, या फिर हम वसा को खाते हैं, या फिर हम प्रोटीन को खाते हैं, या फिर हम विटामिन को खाते हैं, या फिर हम
खनिज तत्व अपने भोजन में यूज करते हैं, खनिज तत्व यूज करते हैं, या फिर जल, वाटर, और कुछ रेसे यानी कि फाइबर होते हैं, इन सब को हम मिला करके कहते हैं कि ये सारे के सारे भोजन के घटक होते हैं। तो प्राइमरी लेवल पर सबसे नंबर 1, ठीक है, हाँ बिल्कुल अजय कुमार देववंशी जी, थोड़ा सा हमें समय दीजिए, हो सकता है विजिबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, कल से आपको ये दिक्कत नहीं मिलेगी, कल से ये सारे के सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बस ध्यान से एक एक करके सारी की सारी चीजों को पढ़ते चलिएगा, कंसंट्रेट होके। मैंने ये कहा कि जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व, जल और रेसे, ये सारे के सारे जो होते हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट जो होते हैं, ये पाए जाते हैं। अगर मैं यहां पर आपसे बताने का प्रयास करूं तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहां पर एक दूसरा जो टॉपिक आता है, इस दूसरे टॉपिक को जरा ध्यान देखिएगा कि इसमें लिखा गया है कि जो पोषक पदार्थ होते हैं, इसमें जो लिखा गया जो मुख्य पोषक पदार्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मुख्य पोषक पदार्थ होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में रुक्षांश, रुक्षांश शब्द अगर न समझ में आ रहा हो तो इसको इंग्लिश में फाइबर कहा जाता है, फाइबर, और जल को भी सम्मिलित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के पोषक पदार्थ जब आपसे पूछा जाए, जब भी सीटेट का क्वेश्चन बनता है तो ऐसे सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पोषक पदार्थ के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, तो आपको यह याद रखना है कि प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तो है ही है, साथ ही साथ रुक्षांश और जल भी होता है। क्या काम होता है फाइबर का, अभी इसी चैप्टर में आगे आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनने का प्रयास करिएगा। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, उन सारे पोषक पदार्थों को टेस्ट कैसे किया जाता है, यानी कैसे आप ये पता कर पाएंगे कि कोई भोज्य पदार्थ है उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, कोई पोषक पदार्थ है उसमें वसा है कि नहीं है, कोई पोषक पदार्थ है उसमें प्रोटीन है कि नहीं है। यानी कि पोषक पदार्थों को पता करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां बताई गई हैं इस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे इसमें क्रियाकलाप 2 में यहां पर दिखाया गया है कि यदि आपको यह पता करना है कि कोई भी भोज्य पदार्थ है उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट, मंड, यानी कि स्टार्च, स्टार्च पाया जा रहा है कि नहीं, स्टार्च है कि नहीं, अगर इसका पता लगाना है तो आपको करना क्या है, आपको एक डाइल्यूट आयोडीन का विलयन लेना है। अगर आप डाइल्यूट आयोडीन का विलयन लेते हैं तो होगा क्या, इसको किसी भी भोज्य पदार्थ पर उसको गिराइए। इस पे लिखा गया है कि परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री को अल्प मात्रा में लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए, खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। अगर उसका रंग नीला या काला हो जाता है, इस पॉइंट को नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अगर उसका रंग नीला या काला हो जाता है तो याद रख लेना वो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है, वो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है। ये सवाल आपकी सीटेट की परीक्षा में और साथ ही साथ में यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अगर स्टार्च को पता करना है, मंड की उपस्थिति को पता करना है, तो इसमें कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो इसमें सहायता करेगा, तो याद रखना आयोडीन। आयोडीन को संपर्क में जैसे ही लाते हैं उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला या काला। अगर आपको अपने घर पर इस प्रयोग को करना है तो आप आलू लीजिए, आलू, ठीक है, इस चित्र को जरा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ये चित्र आपको बहुत कुछ ढेर सारी बातें बताता है। मंड के लिए परीक्षण किया जा रहा है, आलू लिया है, इसने क्या किया, आयोडीन की कुछ बूंदों को गिराया, और बूंदों को गिराने के पश्चात अगर वो नीला और काला हो गया तो नीला या काला होने के पश्चात ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की उपस्थिति को बयां करता है। इसके पश्चात अगर मैं बात करूं, ये तो कार्बोहाइड्रेट का था। कार्बोहाइड्रेट के पश्चात अगर हमें प्रोटीन के लिए परीक्षण करना है तब क्या करना पड़ेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है।
ये सवाल अभी तक किसी भी पेपर में पूछा नहीं गया है। स्टार्च से संबंधित सवाल पूछा गया है, याद रखना। स्टार्च से संबंधित नोट कैसे करना है गोलू सिंह जी, अभी मैं आगे की पॉइंट्स, जितने भी मैं की पॉइंट्स बता रहा हूं बस केवल उसी को नोट करना है गोलू जी। सारे पॉइंट्स को आपको नोट नहीं करना, जितने भी की पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उसको मैंने लिखा है अलग से। अभी मैं क्लास जैसे ही थोड़ी सी और आगे बढ़ने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स नोट करना है। अब ध्यान से मेरी बात समझना। अगर आपको प्रोटीन के लिए परीक्षण करना है, अगर आपको प्रोटीन के लिए टेस्ट करना है, तो याद रखना आपको कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 और कास्टिक सोडा यानी कि NaOH का विलयन तैयार करना पड़ेगा। और इसके विलयन को भी ठीक उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इसके विलयन को भी अगर आप प्रोटीन के साथ में क्रिया कराएंगे तो उसका रंग बैगनी हो जाता है, यानी कि बैगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है और काला और नीला रंग कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाने का प्रयास करता है। अब ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों को कैसे टेस्ट करेंगे आपको ये पता चल गया। अब तीसरे नंबर पे बारी आती है किसकी? तीसरे नंबर पे बारी आती है वसा की। तीसरे नंबर पे बारी आती है किसकी? वसा की। वसा का टेस्ट बहुत आसान है, फैट का टेस्ट बहुत आसान है। बहुत आसानी के साथ आप पता कर सकते हैं कि कोई खाद्य पदार्थ है उसमें फैट है कि नहीं है। उसके लिए करना क्या है आपको? कोई भी फैटी आइटम है उसको एक कागज पर लीजिए और उसको खूब अच्छे तरीके से उसको ऐसे रगड़ दीजिए। जैसे आप समोसा खाते हैं, समोसे को कागज पर रखिए और उसको कागज पर खूब अच्छे तरीके से रगड़ दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये NCERT कर रही है। और उसके पश्चात कागज को आप ओपन करिए, खोलिए। अगर कागज पर वो ऑयल दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जिस भोज्य पदार्थ को लिया है वो उसमें वसा पाया जाता है। लिखा गया है कागज को, यहां पर देखिएगा, कागज यहां पर पीछे थोड़ा सा मैं करता हूं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर लिखा गया है वसा के परीक्षण के लिए। पहले मैं वसा के परीक्षण के लिए दिखा देता हूं आपको कि वसा के परीक्षण के लिए क्या कहा गया है, फैट की परीक्षण के लिए क्या कहा गया है। ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा। फैट के परीक्षण के लिए कहा गया है कि खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, उसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए और ध्यान रखिएगा कूटते समय याद रखिएगा, कूटते समय वो कागज फटना नहीं चाहिए, वो कागज फटना नहीं चाहिए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, इस पर तेल के धब्बे आपको दिखाई देंगे और अगर तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो यह पुष्टि करता है कि क्या उपस्थित है? वसा उपस्थित है। अगर यहां पर मैं की पॉइंट्स की बात करूं तो की पॉइंट्स के तौर पर आप तीन चीजों को समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। की पॉइंट्स के रूप में तीन चीजों को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इसी पॉइंट को आपको नोट करना है। इस पूरे चैप्टर में अभी तक मैंने ऐसी तीन बातें बताई जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पहली चीज तो ये आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की अगर उपस्थिति का पता लगाना है, कार्बोहाइड्रेट की अगर उपस्थिति का पता लगाना है तो आपको तनु आयोडीन का उपयोग करना पड़ेगा। और तनु आयोडीन का उपयोग करने से अगर उसके रंग में परिवर्तन हो गया, यानी कि काला या नीला हो गया, तो वो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर हम कास्टिक सोडा यानी कि NaOH या कॉपर सल्फेट का उपयोग करें तो हम प्रोटीन का परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग करने से प्रोटीन के कलर में कैसा परिवर्तन आता है? बैगनी कलर का हो जाता है। और याद रख लीजिएगा, यहां पर तीसरे नंबर पे याद रख लीजिएगा, अगर हमें वसा का परीक्षण करना है तो कागज पर तेल का धब्बा दिखाई देना चाहिए। ये तीन ऐसी चीजें होती हैं जिनकी सहायता से हम आसानी से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, क्लास कंटिन्यू होगी। एक चीज मैं बता देता हूं, क्लास कंटिन्यू होगी, डेली होगी, शाम को 5 बजे ही होगी। और एक बात और मैं बता देता हूं, आज कुछ डिस्टरबेंस है। जब हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ डिस्टरबेंस हो। जैसे कि अभी आप लोगों ने ये कहा कि सर हमको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लियर नहीं है, तो इस चीज को हम नेक्स्ट डे जो है बहुत आसानी के साथ में हम इसको दूर कर लेंगे। ठीक है,
पहले इतना बताइए, इतनी पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का टेस्ट या परीक्षण कैसे किया जाता है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनने और समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनने और समझने का प्रयास करिएगा। अब मैं एक एक करके और चीजों को लिखते चल रहा हूं, बताते चल रहा हूं। यहां पर अब लिखा गया है कि ये जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, यहां पर अब बताया गया है कि ये जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, उन सारे के सारे भोज्य पदार्थों पे मैं एक एक करके आता हूं और बताता हूं कि इनके सोर्स क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या क्या है, पहले इसको खूब अच्छे तरीके से देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य सोर्स में बताया गया है कि गेहूं आता है, चावल, बाजरा, साथ ही साथ शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम और मक्का। ये सारे के सारे भोज्य पदार्थ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है, ये सारे के सारे भोज्य पदार्थ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं, याद रख लीजिएगा, जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हम क्या है हमारे शरीर में, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में प्रमुख तौर पे ये ऊर्जा देने का कार्य करता है, यानी कि प्राइमरी एनर्जी देने का कार्य जो करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। जिस ऊर्जा के साथ में मैं पढ़ा रहा हूं या जिस ऊर्जा के साथ में आप पढ़ रहे हैं, याद रख लेना वो कार्बोहाइड्रेट की देन होती है। और कार्बोहाइड्रेट के सारे सोर्स होते हैं जो यहां पे दिए गए चित्र में दिखाया गया है या दर्शाया गया है। इसके बाद अगर मैं यहां पर थोड़ा सा और बात करूं तो याद रख लीजिएगा, यहां पर दो सोर्स दिखाए गए हैं दिए गए चित्र में। ये दोनों सोर्स जो है फैट के हैं, यानी कि वसा के हैं, ठीक है। पहले खूब अच्छे तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के सोर्स को खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, एनसीईआरटी सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, कौन देता है, अभी मैं एक एक करके बात करूंगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। देखिएगा, एनसीईआरटी की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि भले ही देखने में आपको ये आसान लग रहा हो या फिर आपको यूजफुल न लग रहा हो, लेकिन जो सवाल पूछा जाता है वो यही इसी चित्र से पूछ लिया जाएगा कि इसमें वसा का कौन सा सोर्स होता है। इस वजह से बहुत ध्यान देकर के सूक्ष्मता के साथ में पढ़ने का प्रयास करिएगा। वसा का अगर मैं बात करूं, अगर वसा को जो प्लांट से प्राप्त किया जाता है, प्लांट सोर्स की अगर हम बात करें तो इस चित्र में दिया गया है सूरजमुखी का तेल या मूंगफली या नारियल का तेल या सरसों का तेल या सोयाबीन का तेल। याद रख लेना, ये सारे के सारे प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। बल्कि अंडा हुआ, क्रीम हुआ, दूध हुआ, मक्खन हुआ, घी हुआ, मांस, मछली, ये सारे के सारे ऐसे सोर्स होते हैं जो कि जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये जंतुओं से प्राप्त वसा के सोर्स होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, अब एक एक करके सारी चीजों को समझिएगा। लिखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, बहुत ढेर सारे लोगों को कम दिख रहा होगा तो मैं इसको जूम कर देता हूं क्योंकि ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। और यहां से सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इसके कहने का मतलब यह है, आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट से हमको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को विखंडित किया जाए, 1 ग्राम वसा को अगर विखंडित किया जाए तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। लेकिन अगर 1 ग्राम वसा को विखंडित किया जाए, 1 ग्राम फैट को अगर विखंडित किया जाए तो आपने यह भी पढ़ा होगा कि 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 9.2 किलो कैलोरी मिलती है। तो उसने यही लिखा है कि वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब सवाल यहां पे उठता है कि फिर वसा क्यों हमको नहीं ऊर्जा देता है, तो इसका उत्तर यह होता है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट जल्दी विखंडित होकर के हमको ऊर्जा प्रदान कर देता है, जबकि वसा जल्दी टूट नहीं पाता, जल्दी विखंडित नहीं हो पाता।
तो ये बात आपको खूब अच्छे तरीके से पता हो जानी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, दोनों से हमें एनर्जी प्राप्त होता है। इसके बाद अब मैं आता हूं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स आपने देख लिया और वसा के सोर्स आपने देख लिया, थोड़ा सा प्रोटीन के भी सोर्स को खूब अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर प्रोटीन, अगर आपको देखना है कि प्रोटीन किससे किससे प्राप्त होता है, तो ध्यान दीजिएगा, प्लांट से जो प्रोटीन प्राप्त होता है, राजमा खाइए, खूब अच्छे तरीके से प्रोटीन आपको मिलेगा। तुअर का दाल, मूंग का दाल, चना, मटर, सोयाबीन, सोयाबीन से तो 43% प्रोटीन मिलता ही है। ये सारे के सारे सोर्स जो होते हैं ये प्रोटीन के सोर्स होते हैं। इसके बाद अगर जंतुओं से हम बात करें तो जंतुओं से जो प्राप्त प्रोटीन के सोर्स हैं वो दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, पनीर हो गया, इससे प्राप्त होता है। तो ध्यान से एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट और वसा हमको ऊर्जा देने का कार्य करेगा। दूसरे नंबर पे प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता, मैं जूम कर रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और जो सवाल बना हुआ है इसको खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है? ऐसा कौन सा भोजन है, ऐसा कौन सा पोषक पदार्थ है जिसको शरीर वर्धक कहा जाता है? उत्तर हमारा रहेगा प्रोटीन। क्यों हम इसको शरीर वर्धक कहते हैं? क्योंकि ये सेल के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोशिकाओं के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कोशिकाओं का निर्माण करना या कोशिकाओं की मरम्मत करना, याद रख लेना, ये प्रोटीन का कार्य होता है। तो यहां पे इस बात को याद रखना है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। याद रखना, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांतों, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, जैसा कि आप पढ़ते हैं कि विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं। अभी प्राइमरी चीजें चल रही हैं, कक्षा 6 आप पढ़ रहे हैं, याद रखना। मैंने पहले ही आपसे कहा है, अंडरएस्टिमेट करने का प्रयत्न बिल्कुल मत करिएगा कि सर ये कक्षा 6 की चीजें जो हैं हमको पहले से ही पता है। अब ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इस चीज को थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारे शरीर में खनिज तत्वों या खनिज लवणों की आवश्यकता बहुत अल्प मात्रा में होती है और यह शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। इसके बाद यहां पर एक और पॉइंट आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, ध्यान दीजिएगा कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक पदार्थों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन होता है। चावल जो होता है वह, याद रख लेना, कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर स्रोत माना जाता है। इसके पश्चात अगर मैं यहां पे आगे बात करने का प्रयास करूं तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपकी परीक्षा के लिए, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते भी चलिएगा। इन पोषक पदार्थों के अलावा शरीर को आहारी रेशों का मतलब क्या होता है? फाइबर। अब बात हम करते हैं फाइबर की, ध्यान से मेरी बात सुनना। फाइबर तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को और किस नाम से जाना जाता है? रुक्षांश। तो चाहे रेशा कहा जाए, चाहे रुक्षांश कहा जाए, चाहे फाइबर कहा जाए, तीनों बातें याद रख लेना, तीनों एक हैं। इसके बाद याद रख लेना, हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आपको फाइबर को प्राप्त करना है, अगर ये चाहते हैं कि आपके शरीर में फाइबर प्रचुर मात्रा में रहे, रुक्षांश प्रचुर मात्रा में रहे, तो आपको प्लांट से भोजन को ग्रहण करना पड़ेगा। प्लांट जो होता है, प्लांट से जो रुक्षांश को हम प्राप्त करते हैं वो कहां कहां से प्राप्त करते हैं? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां,
याद रख लेना, यहां से फाइबर को हम प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, और वो ये पॉइंट है कि रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषण प्रदान नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि अगर आपसे ये सवाल ये पूछा जाएगा क्या फाइबर से हमको कोई पोषण प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे नहीं, पोषक पदार्थ तो है लेकिन पोषण प्राप्त नहीं होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है फाइबर के विषय में कि ये पोषक पदार्थ तो है, लेकिन याद रख लीजिएगा यहां से हमें कोई भी पोषण प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिएगा, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकलने में हमारे शरीर में सहायता करते हैं। तो रुक्षांश का कार्य क्या है, फाइबर का काम क्या है, रेशों का काम क्या है हमारे शरीर में, शरीर को बाहर करने भोजन को बाहर करने में, यानी कि उत्सर्जन की क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिनको भी कब्ज की शिकायत होती है, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, याद रखना कॉन्स्टिपेशन की शिकायत वाले व्यक्तियों को यह सलाह दिया जाता है कि भाई भोजन में फाइबर को अनिवार्य रूप से वो सम्मिलित करें, क्योंकि फाइबर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है कि ये भोजन के उत्सर्जन में सहायता करता है। फाइबर जितना जल को ग्रहण कर सकता है, रेशे जितना जल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उतना और कोई दूसरा पोषक पदार्थ नहीं कर सकता है। तो याद रखना, रेशों की मदद से, फाइबर की मदद से भोजन को शरीर से बाहर करने में सहायता मिलती है। और रेशों का, हाँ बिल्कुल निःशुल्क चलेगी मुकेश जी, बिल्कुल निःशुल्क चलेगी, बस आप ध्यान से सारी चीजों को पढ़ते चलिएगा। मैंने 2-3 चीजों को बताया है, फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ये फाइबर जो होते हैं ये पोषक पदार्थ हैं, लेकिन पोषण नहीं देते हैं और ये पचते नहीं हैं। और तीसरी बात, ये भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। प्राप्त कहां से होता है, साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियों से ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें वाटर की, जल की बात करें तो याद रख लेना, यहां पे जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर में सहायता करता है। आपके शरीर का लगभग 65% है ना, आपके शरीर का लगभग 60-65% जो होता है, आपका शरीर किसका बना होता है, वो वाटर का बना होता है। ठीक है, वो वाटर का बना होता है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। अब ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये यूरिन और पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलता है या निकालने में सहायता करता है। बेसिकली जल का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, वाटर का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो होम्योस्टैसिस, जिसको समस्थैतिकता कहा जाता है, होम्योस्टैसिस की प्रक्रिया में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। समस्थैतिकता क्या होती है या होम्योस्टैसिस किसे कहा जाता है, अपने शरीर के आंतरिक तापमान को बाहरी तापमान के अकॉर्डिंग संतुलन करने की, स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो जब आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो आप पसीना बाहर करते हैं, और जब आप पसीना बाहर करते हैं तो आपका शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो याद रख लेना, ये शरीर को संतुलित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि के माध्यम से हम वाटर को ग्रहण करते हैं। ठीक है, आदि के माध्यम से हम वाटर को ग्रहण करते हैं। एक पॉइंट और इसमें याद रख लेना, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं, लेकिन याद रख लेना, हमारे शरीर में जो वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। और संतुलित आहार में याद रख लेना, पोषक तत्व तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ रुक्षांश और जल की भी मात्रा होनी चाहिए। अगर पोषक पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व
अगर है और साथ ही साथ रुक्षांश और जल भी है, यानी कि फाइबर और वाटर भी है, तो याद रख लेना ये हमारे शरीर के लिए बैलेंस डाइट का कार्य करते हैं। इसमें एक पॉइंट और यहां पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए एक पॉइंट और ध्यान दिया है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, कि छिलका उतार करके अगर सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण और खनिज लवण होते हैं। इसी वजह से चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपसे कहा जाता है कि भाई सब्जियों को खूब अच्छे तरीके से पहले धुल लो, उसके बाद काटो, क्योंकि काटने के पश्चात अगर आप धुल रहे हैं तो जितने भी खनिज तत्व हैं या मिनरल्स हैं वो अधिक मात्रा में उस जल के माध्यम से बाहर चले जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर ध्यान से चीजों को और देखिएगा। एक पॉइंट और यहां पर दिया गया है कि हम सभी जानते हैं कि पकाने के बाद भोजन का स्वाद क्या होता है, बढ़ जाता है। ये तो सही बात है, पकेगा भोजन तो वो भोजन हमको स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन पचने के बाद यहां पर दिखा गया है, पकाने में क्या होता है, जब किसी भी पोषक पदार्थ जब हम पकाते हैं तो पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण की भी क्या होती है, हानि होती है। पहले के समय में अगर आप ध्यान दें तो जब चावल पकता था तो चावल पकने के पश्चात स्टार्च बनता था ऊपर की तरफ, और वो स्टार्च बहुत महत्वपूर्ण होता था। गांव में उसको माड़ कहते थे, माड़। और उस माड़ की इतनी इंपॉर्टेंस होती थी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की बहुत प्रचुर मात्रा पाई जाती थी। लेकिन आजकल हम प्रेशर कुकर में चावल को डालकर पका रहे हैं तो इसमें तो कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा है। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है कि अगर हम भोजन को अधिक देर तक पकाते हैं तो इसमें बहुत ढेर सारे पोषक पदार्थ जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से हमें अगर ऐसा भोजन करना है जिसमें कई ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं तो हमें हाफ बॉइल्ड भोजन करना चाहिए। हां, आप सही सुन रहे हैं, जितने भी लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के कॉन्शियस होते हैं, याद रखना वो ऐसे भोजन को ग्रहण करते हैं जो बहुत अधिक देर तक उबला ना हो या बहुत देर तक पका ना हो। इसके बाद लिखा गया है कि पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। अब सोचो, यह सवाल किस में नहीं पूछा गया है, यह सीटेट में सवाल पूछा गया है, यूपीपीसीएस में सवाल पूछा गया है, अधीनस्थ की कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया है, वनडे की परीक्षा में पूछा गया है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको पकाने के बाद वो नष्ट हो जाता है? वही चीज कक्षा 6 की एनसीईआरटी में लिखा गया है कि पकाने पर विटामिन सी आसानी से क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है, क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को क्या करें, कच्ची सब्जियों को हम जो है ग्रहण करें। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में पोषक पदार्थ क्या रहेंगे, पोषक पदार्थ बने रहेंगे। इतना सा है कोर्स जो है चैप्टर नंबर 2। इसके बाद यहां पर कुछ और पॉइंट दिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसको आपने पढ़ा है कि विटामिन और किससे, इसके अभाव से, यानी कि अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग होते हैं और उसके लक्षण क्या होते हैं, वह भी इस चैप्टर में दिया गया है। इस चैप्टर को जरा ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से मेरी बात समझिए। हाँ बिल्कुल, टाइम टेबल क्या होगा करिश्मा यादव जी, एक विस्तृत टाइम टेबल अगले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर जो है आपको बता दिया जाएगा। जो भी समस्या हो रही है बस आज की क्लास में हो रही है, ठीक है। इसके पश्चात कल से आप लोग सभी लोग देखेंगे कि कल से आपकी क्लास में कोई भी परिवर्तन, मतलब कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। विजिबिलिटी की समस्या या कोई और समस्या है, उन सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। पहले इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, अंत हम करने चल रहे हैं। इसमें लिखा गया है विटामिन ए। विटामिन ए से क्षीणता या दृष्टिहीनता होती है, जिसको आप आगे चलकर कहते हैं कि सर हमको रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है। क्या होता है इसमें लक्षण? कमजोर दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना। यही मैं बार बार लिखवाता हूं और मैं कहता हूं एनसीईआरटी ने यही हूबहू लिखा हुआ है।
अंधेरे में या रात में कम दिखाई देना, ये होता है रतौंधी, न कि रात में नहीं दिखाई देना। बहुत ढेर सारे लोग कहते हैं रात में नहीं दिखाई देता, ठीक है। कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है, याद रख लेना, विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा की कमी होती है। विटामिन सी, स्कर्वी, मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी, रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, याद रखना, अस्थियों का दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है और इसमें जो गर्दन की ग्रंथि है वो फूल जाती है। अभी वो ये नहीं कह रहा कि थायराइड ग्लैंड फूल जाती, कक्षा 6 का मामला है ना, तो कक्षा 6 से जब हम 7 में आएंगे, 8 में आएंगे, अभी आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, इसी वजह से उसने ये लिखा है कि गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, मतलब हम थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं। अब जितने भी लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो सारे के सारे लोग अब बात को ध्यान से समझें। जब पूरा चैप्टर हम पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी बाद में कुछ ऐसे टॉपिक को ऐड करती है जिससे आप ये पता कर पाए कि आप क्या क्या सीख लिए हैं। आप अपने आप से सवाल पूछिए। संतुलित आहार आपको पता है क्या? जी हां, पता है। हमें क्या पता है? संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज तत्व के साथ में फाइबर और जल हो, इसे हम संतुलित आहार कहते हैं। बेरी बेरी से आप क्या सीखते हैं? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। क्या आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे ले रहे हैं? ध्यान से, मैं सारे के सारे प्रश्न भी बोल रहा हूं और उत्तर भी देते चल रहा हूं, और आप भी जहां पे बैठे हैं, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ा है तो आप भी उत्तर को पढ़ने का प्रयास करिए। तीसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, याद रखना, ऊर्जा देने का कार्य करता है। अभी तक जो हम सीख रहे हैं वही मैं बात कर रहा हूं। ऊर्जा वह कारक होता है जिससे हमारा शरीर क्या होता है? कार्य करता है। वसा, याद रख लेना, यह भी ऊर्जा देने का कार्य करता है। खनिज तत्व जो होता है ये मेटाबॉलिक प्रक्रिया को रेगुलेट करता है। पोषण, पोषक क्या होता है? जिससे हमारा वृद्धि एवं विकास होता है। प्रोटीन, जिससे इसे वृद्धिवर्धक कहा जाता है, यानी कि इससे कोशिकाओं का निर्माण और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करना होता है। रुक्षांश, रुक्षांश एक ऐसा पोषक पदार्थ है जो पचता नहीं है, जो पोषण प्रदान नहीं करता है, लेकिन वह शरीर से भोजन को बाहर करने में सहायता करता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। मंड कार्बोहाइड्रेट का एक रूप जिसे हम आयोडीन के माध्यम से टेस्ट कर सकते हैं, काला या नीला होने पर हम आसानी से पता कर सकते हैं। आशा करेंगे ये पूरी चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए अब इसका सारांश क्या है? सारांश देख लीजिए, यही लिखा गया है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, रट जाएगा, खनिज, लवण, और इसके अतिरिक्त रेशा और क्या होता है? जल। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि के लिए होता है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व और पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल पाया जाता है। हमारे शरीर में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता यानी कि कमी होने से हमको विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए अभ्यास आ गया है, प्रैक्टिस। मैं एक एक करके सारी चीजों को समझाता चलूंगा, बताते चलूंगा, ताकि पूरी की पूरी चीजें, अगर ये आप 50 मिनट की क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो पूरा का पूरा चैप्टर आपके दिमाग में रच जाए, बस जाए। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। लिख देंगे आप कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज तत्व, फाइबर, है ना, जल। निम्नलिखित के नाम लिखिए पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं। कौन कौन से ऊर्जा देते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। मैं उत्तर भी लिखते चल रहा हूं। पोषक जो हमारे शरीर में वृद्धि एवं अनुरक्षण करते हैं, प्रोटीन और याद रखना खनिज, ये दो ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को वृद्धि भी प्रदान करते हैं और साथ ही साथ रोगों से रक्षा करने में भी सहायता करते हैं। सवाल पूछा गया है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, उत्तर आप करेंगे विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, उत्तर आप करेंगे कैल्शियम। उत्तर आप करेंगे क्या? कैल्शियम, 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 याद रखना। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा
दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। निम्न पोषक, देखो आहारी रेशे नहीं रहेगा, क्योंकि अभी पीछे आपने पढ़ा है फाइबर में नहीं पाया जाता है, आहारी रेशे नहीं रहेगा। याद रखना, मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, याद रख लेना, ये दो ऐसे होते हैं जिनमें पोषक पदार्थ क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, प्रोटीन की भी अपेक्षा। इनमें से सही कथन को अंकित करिए। ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखना। सही कथन को आपको चुनाव करना है। केवल चावल खाने से हमें अपने शरीर को पोषण की आवश्यकता पूरा होती है, गलत है। ऐसा थोड़ी ना केवल चावल खाने से ही आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अभी पीछे आपने पढ़ा है कहां कहां से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों से रोकथाम की जा सकती, ये बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया रजनी प्रजापति जी, बहुत बढ़िया तमन्ना, ठीक है। याद रखना ये सही है कि अगर हम संतुलित आहार ग्रहण कर रहे हैं तो अभावजन्य रोगों से हम रक्षा कर सकते हैं। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, गलत बात है। जो है उसकी एक लिस्ट है कि यही होने चाहिए, और शरीर के सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, यह भी गलत है। सही उत्तर हमारा कौन सा होगा? सही उत्तर हमारा होगा केवल ख, केवल ख, ठीक है। इसके बाद यहां पर दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। विटामिन डी के अभाव से होता है क्या? विटामिन डी के अभाव से होता है रिकेट्स। अगर आपने अभ्यास कर लिया, जितने सवाल हैं एनसीईआरटी के, उन सारे के सारे सवालों को अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, विश्वास मानकर चलिएगा इसी पैटर्न पर सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद लिया गया कि किसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है, तो विटामिन बी1। विटामिन सी के अभाव से क्या होता है? विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी हो जाता है। हमारी भोजन में किसके अभाव से रतौंधी हो जाता है? तो याद रखना रतौंधी होता है विटामिन ए की वजह से, ठीक है, विटामिन ए की वजह से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। कल जब हम आपसे मिलेंगे तो चैप्टर नंबर 3 से हम बात करना प्रारंभ करेंगे। तंतु से वस्त्र तक की पूरी कहानी को हम आपसे साझा करेंगे। चैप्टर नंबर 3 को, 4 को और 5 को, 3 चैप्टर को मैं कल कंप्लीट करूंगा, और मेरा प्रयास रहेगा ये विजिबिलिटी जो है चीजें उसको मैं अच्छे तरीके से दूर कर सकूं। ऐसा नहीं है, मैंने आपके लिए पर्याप्त बहुत ज्यादा मेहनत किया था। अगर आप थोड़ा सा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पे आप देखिएगा, मैंने सारी चीजों को अंडरलाइन किया था, इंपॉर्टेंट किया था। ये सारी चीजें हो सकता है विजिबिलिटी ना होने की वजह से आपको सारी चीजें ना पता चली हो, ठीक है, लेकिन आगे से यानी कि कल से वो सारी की सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी। आपका फीडबैक वीडियो समाप्त होने के लिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत मेहनत के साथ में मैं इस सीरीज को प्रारंभ किया हूं, और निश्चित रूप से जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मैं सांस लेने वाला नहीं हूं, यानी कि आखिरी दिन तक 12th तक मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर कराऊंगा। न केवल विज्ञान का बल्कि सारे के सारे विषयों के धीरे धीरे करके आपके पास में पहुंचेंगे। इस वजह से जरूर कमेंट्स करिएगा। आपके कमेंट्स हमको ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट वसा जैसे देता है, ठीक उसी प्रकार से तो फाइबर बनने का प्रयास मत करिएगा, रेशे बनने का प्रयास मत करिएगा कि कोई ऊर्जा मत दीजिएगा, कोई पोषण मत प्रदान करिएगा। मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 3, 4, 5 के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।